नमस्कार दोस्तों, आज मैं अस्थमा यानी कि दमे की बीमारी के बारे में बात करूंगा। साथ में आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। मैं डॉक्टर अश्विनी गोयल, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। अस्थमा यानी कि दमा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होने वाला एक तरह का इन्फ्लामेशन है, जिसे हम हिंदी में सूजन कहते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब होता है दोस्तों, ये जो हमारी ट्रैकिया होती है, यहाँ जो हमारे ब्रोंकिया होते हैं उसमें छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। हमारे जो लंग्स, फेफड़े होते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को मिला के हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। जब इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जब इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एक तरह की सूजन आ जाती है, तभी हम कहते हैं कि इन्हें अस्थमा हो गया है या दमे की बीमारी हो गई है। इस बीमारी के अंदर पेशेंट जब सांस लेता है तो एक व्हीजिंग साउंड होती है, एक विसल की साउंड होती है, एक सीटी जैसी आवाज़ आती है। इसे हम कहते हैं कि इन्हें व्हीजिंग हो गया है, या इन्हें सांस की बीमारी हो गई है, या इन्हें दमा हो गया है, या अस्थमा। अलग अलग लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। नॉर्मली इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में अस्थमा की बीमारी कहते हैं दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा, अस्थमा की बीमारी एक तरह की हमारी श्वास नली में होने वाला सूजन है, इसे ही हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा पेशेंट जब भी सांस लेता है हमेशा एक विसल, एक सीटी की आवाज़ आती ही रहती है। अब आइए हम थोड़ा कारणों के बारे में बात करें कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से अस्थमा होता है, या व्हीजिंग की बीमारी होती है, या सांस की बीमारी होती है, या दमा की बीमारी होती है दोस्तों। इसका सबसे प्रमुख कारण होता है हेरिडेटरी, अनुवांशिक। अगर आपके ताऊ, चाचा, मामा, मामी, नाना, नानी, आपके मदर के फैमिली के साइड से या आपके फादर के फैमिली के साइड से अगर किसी को सांस की बीमारी रह चुकी है, तो चांसेस है कि आपको भी व्हीजिंग यानी कि अस्थमा की बीमारी होगी, या दमा की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हेरिडिटी इसके अंदर सबसे प्रमुख कारण होता है। उसके बाद दोस्तों आती है एलर्जी। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है, अगर आप पंखा के नीचे बैठते हैं तो आपको एलर्जी होती है, एसी में बैठने से एलर्जी होती है, दही खाने से एलर्जी होती है, संतरे या मौसम्बी खाने से एलर्जी होती है, या कोई भी खट्टा चीज़ खाने से एलर्जी होती है, या कोई फ्रिज का आइटम खाने से अगर एलर्जी होती है, पाइनएप्पल खाने से अगर एलर्जी होती है, अगर आपने सही समय पर इस एलर्जी का इलाज नहीं किया तो कुछ समय के बाद यही अस्थमा की बीमारी बन सकती है, यही दमा की बीमारी बन सकती है। तो ये इसका दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। तीसरा कारण है दोस्तों स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो अस्थमा होने के चांसेस 85% तक बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चौथा कारण है एयर पोल्यूशन। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एयर पोल्यूशन में, टू व्हीलर्स पे जनरली लोग ट्रैवल करते हैं, तो सिग्नल पे बगल के जो वाहन होते हैं वहाँ से जो धुआं आता है, उससे अस्थमा यानी कि सांस की बीमारी होने के चांसेस कई गुना बढ़ सकते हैं। तो आप अपना उसको थोड़ा सा केयर करो। नाक पे जब आप ट्रैवल करते हो तो एक हैंकरचीफ यानी कि रुमाल से आप अपने नोज़ को कवर कर सकते हो, ताकि बाहर का पोल्यूशन, बाहर की जो वातावरण के बैक्टीरिया, जो कीटाणु होते हैं, वो आपके फेफड़ों में ना जाएं। जो एयर पोल्यूशन हम कहते हैं वो आपके फेफड़ों तक ना जाए। तो आपको प्रिकॉशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एयर पोल्यूशन को लाइटली लोगे, इग्नोर करोगे, तो यही कुछ सालों के बाद जाके दमा की बीमारी बन सकती है। दोस्तों इसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगला इसका प्रमुख कारण है जो कि जनरली हम बच्चों में देखते हैं, वायरल। अगर बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी कफ एंड कोल्ड अगर होता रहता है, नाक बहती रहती है, खांसी होती रहती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, और उन्हें एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, एंटी एलर्जी देनी पड़ती है, अलग अलग तरह की पेन किलर्स देनी पड़ती हैं। अगर आपने बच्चे का इम्यून सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया तो कुछ सालों के बाद जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको दमे की बीमारी हो सकती है, सांस की बीमारी हो सकती है, अस्थमा या व्हीजिंग की बीमारी हो सकती है दोस्तों। तो इन बीमारी का अगर आपको कारण पता चल गया है अब आपको, तो इसका इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट नाउअडेज। अगर आपने प्रिवेंट कर लिया तो 80 to 90% इलाज तो फर्स्ट स्टेज में ही हो गया दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं कैसे पहचानेंगे कि आपको अस्थमा होना शुरू हो चुका है, आपको दमे की बीमारी फर्स्ट स्टेज में आ चुकी है दोस्तों। तो ये कुछ एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहली, जब पेशेंट सांस लेता है तो एक विसल की आवाज़ आती है, एक सीटी की आवाज़ आती है। ये इसका पहला कारण है जिसे आप समझ सकते हैं कि इनको दमा होना शुरू हो गया है। ये प्रिलिमिनरी स्टेज है। इसी समय इसका सही समय पर इलाज कराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगला इसका कारण है ब्रेथलेसनेस। अगर आप थोड़े समय तक चलते हैं या किसी सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, अगर आपको बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ती है,
हो सकता है ये अस्थमा का पहला सिम्टम हो दोस्तों। तो इसको इग्नोर ना करें, इस चीज़ पे ध्यान दें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, सही समय पे इलाज कराएं ताकि ये बाद में अस्थमा ना बन सके। अगर आपको तीसरा कारण है, इसके सिम्टम है फ्रीक्वेंट कोल्ड। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी खांसी बुखार अगर होता है, आमतौर पे सर्दी खांसी बुखार जो है, बुखार जो है वो बहुत ही नॉर्मल होता है। हर इंसान बीमार पड़ता है, हर इंसान को कफ एंड कोल्ड होता है, मेरे को भी होता है, आपको भी होता है। कभी कभार अगर होता है 3 महीने में 6 महीने में तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको हर 15 दिन में सर्दी खांसी होती है या हर महीने में अगर एक बार सर्दी खांसी होती है तो ये आगे जाके जरूर दमा बनेगा, अस्थमा बनेगा। तो पहले स्टेज में ही इसका इलाज करवा लीजिए। नेक्स्ट इसका सिम्टम है डीप ब्रीथिंग। अगर आपको गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ती है, अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों, तो इसका सही समय पे इलाज कराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेडिकेशन ले, सही समय पे इसकी दवाई लीजिए, नहीं तो ये बाद में जाके अस्थमा बन जाएगा। तो ये मैंने आज कई एक और भी कारण होते हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 प्रमुख कारण आज आपको बताया हूँ, डिस्कस किया हूँ, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि अस्थमा होना शुरू हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेज है। इसी समय आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं कि जिस पेशेंट को अस्थमा या दमा हो गया है उनको किन प्रमुख चीज़ों का परहेज करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। जिस चीज़ से आपको कोल्ड महसूस होता है या सर्दी लगती है, उन चीज़ों को परहेज करना चाहिए दोस्तों। जैसे फ्रिज का जो आइटम है उसको आप कतई भी ना खाएं, उसको आप अवॉइड करें। अगर आपकी सब्जियां आप लाके फ्रिज में रखते हैं और आपको वही सब्जी का अगर इस्तेमाल करना है तो कम से कम आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले याद करके अपनी साग सब्जियों को फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए, पानी में रख लीजिए, नॉर्मल पंखे की हवा के नीचे रख लीजिए ताकि उसकी तासीर बदल जाए, फ्रिज की जो ठंडाक होती है वो ठंडाक निकल जाए और उसके बाद आप फ्रूट्स या वेजिटेबल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होंगी। जो कर्ड है, जैसे छाछ है, बटर मिल्क या जो लस्सी होती है, इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। खीरा यानी कि काकड़ी का इस्तेमाल कम करें। रात में सोते समय, डिनर के समय अगर आप चावल का परहेज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अस्थमा के पेशेंटों को नॉर्मल ये एडवाइस मैं हर रोज़ अपने क्लिनिक से देता रहता हूँ और वो आके मेरे को फीडबैक बताते हैं कि सर जिन चीज़ों का आपने बताया था उन चीज़ों का हमने इस्तेमाल नहीं किया या बहुत कम किया है और अब पहले जैसे अटैक नहीं आ रहे हैं, हम अपनी हालत में काफ़ी अच्छे सुधार पा रहे हैं दोस्तों। तो ये एक बेसिक चीज़ें मैंने आज आपको वीडियो के जरिए बताई हैं, जिन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और इस बीमारी को फर्स्ट स्टेज में रोका जा सकता है। अगर आपको कुछ सालों से ऑलरेडी अस्थमा हो चुका है, दमे की बीमारी हो चुकी है, वीजिंग प्रॉब्लम हो चुकी है और अगर आप उसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आइए मैं आज आपको ट्रीटमेंट भी बता देता हूं। बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है। पिछले 10 सालों के अंदर मैंने हजारों लोगों को ये ट्रीटमेंट बताया है और ये ट्रीटमेंट बच्चों पे, बूढ़ों पे, मेल पे, फीमेल पे, हर एक आदमी को बहुत सुंदर रिजल्ट देता है। बहुत सिंपल थेरेपी है दोस्तों, कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल आपके घर के अंदर ही है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, किचन इज़ द बेस्ट डिस्पेंसरी। 95% बीमारियों का इलाज आज की डेट में हम अपने किचन से कर सकते हैं दोस्तों। सो पहले चीज़ जो है आपको ट्रीटमेंट में लेनी है वो है दूध। तकरीबन 1 गिलास गर्म दूध यानी कि 250 ml, जिसे हम 1 पाव भी कहते हैं हिंदी में, 250 ml आपको 1 गिलास गरम दूध लेना है और उसके अंदर चीनी नहीं डालनी, शक्कर नहीं डालना, किसी भी तरह का मीठा नहीं डालना। 1 गिलास 250 ml गर्म दूध लीजिए। दूसरी सामग्री है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी पाउडर आपको लेनी है 1 टेबल स्पून, तकरीबन 5 ग्राम। 1 टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर लीजिए और इस 1 गिलास गर्म दूध में इसको डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको रात भर भीगने के लिए छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया आपको रात में सोते समय करनी है। तो 1 गिलास दूध में जब आप 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर डाल देंगे तो उसको रात भर भीगने के लिए या सोक करने के लिए या घुलने के लिए छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि बाहर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म है, समर का सीज़न अगर चल रहा है, दूध के फटने के चांसेस अगर आपको लगते हैं, तो ये जो हल्दी का दूध है ये आप अपने फ्रिज में
रख सकते हैं। और अगर सर्दी का सीज़न चल रहा है, विंटर का सीज़न है और दूध नहीं फटना है, अगर आपको लगे कि दूध नहीं फटेगा तो आप इसके बाहर भी रख सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। अगले दिन जब आप उठते हो तो ये जो दूध है अगर आपने फ्रिज में रखा है तो फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए और 10 से 15 मिनट इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में छोड़ दीजिए, ताकि फ्रिज की जो ठंडाक है वो निकल जाएगी और दूध है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का हो जाएगा। और आधे घंटे के बाद जब दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का हो जाए तो इस दूध को आप 2 से 3 बार एक छाननी के अंदर अच्छे से फिल्टर कर लीजिए, अच्छे से छान लीजिए। और ये जो हल्का पीला कलर का जो दूध है, हल्का येलोइश कलर का जो दूध है, ये आप एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह पी लीजिए। बस दोस्तों, बस इतना ही ट्रीटमेंट है। अगर आप ये 21 डेज करते हैं, इसकी थेरेपी होती है 21 डेज की, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 21 दिन यानी कि 21 डेज आप इस हल्दी के दूध का सेवन करें सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक, भूखे पेट, जिसे हम खाली पेट कहते हैं दोस्तों। 21 दिन के बाद आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी वीजिंग की साउंड 70 to 80% तक कम हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको ज़रूरत लगे तो सप्ताह भर या 10 दिन का गैप देके इस थेरेपी को एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं अनदर 21 डेज के लिए। ज़रूरत पड़ने पे ये प्रक्रिया आप 3 बार भी कर सकते हैं। अगर आपको बीच में 1 वीक का गैप देना है तो गैप दे सकते हैं, अगर गैप नहीं देना है लगातार भी आप ये कर सकते हैं। किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है दोस्तों। दूसरा काम आपको ये करना है अस्थमा ठीक करने के लिए, जब आप नहाने जाते हो, जब आप नहाते हो, स्नान करते हो, तो स्नान करते समय, नहाते समय या बाथ लेते समय आपको मुंह में पानी भर के नहाना है। इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी सारा पानी मुंह में भर के नहा लीजिए। अगर आपको शुरू में वाटर चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो पुराना पानी थूक के नया पानी मुंह में भर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि पूरा स्नान करते समय आप पानी को चेंज मत करो दोस्तों। इससे क्या होगा कि नॉर्मली हम स्नान करते समय या डे टू डे जो भी हमारी प्रक्रिया होती है, हम जो भी सांस लेते हैं हमारे मुँह से जाती है, मुँह में जनरली फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया या कीटाणु हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं मुंह के जरिए और वो वहाँ जाके काफ़ी सारा इन्फेक्शन कर देते हैं और लंबे टाइम तक या बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से वो दमा यानी कि अस्थमा की बीमारी बन जाती है। अगर आप स्नान करते समय मुंह के जरिए नाक से सांस लोगे तो हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये बाल काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया या कीटाणु होते हैं उनको हमारे शरीर में जाने से रोकते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं और बिल्कुल शुद्ध हवा, जो प्योर ऑक्सीजन है, वही शुद्ध हवा हमारे लंग्स में जाएगी दोस्तों। सो नाक से सांस लेना एक बहुत ही पावरफुल तरीका है बजाय मुंह से सांस लेने के लिए। तो आप जब भी स्नान करें, कितनी देर भी स्नान करें, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, आप मुंह में पानी भर के नहाइए और जब आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो वॉश बेसिन में ये पानी थूक दीजिए। तो मैंने देखा है कि ये प्रक्रिया लगातार करने से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और लंबे टाइम तक वीजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, अस्थमा की बीमारी नहीं होती और इन्हेलर को छुड़ाने में बहुत ही कारगर रेमेडी है। हजारों पेशेंट ने आके बड़े सुंदर फीडबैक मेरे को दिए हैं कि सर इतनी सिंपल आपने तरीका बता दिया है, अब हम इस बीमारी को दोबारा नहीं आने देंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया है कि हल्दी का दूध पीना है, चूँकि हल्दी में आप जानते हो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी और अस्थमा को खत्म करने में बहुत ही कारगर है। दूसरी रेमेडी मैंने बता दी कि नहाते समय मुंह में पानी भर के नहाइए। ये 2 काम करने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो नीचे एक लाइक बटन है, उसको जरूर दबा दीजिए। अगर ट्रीटमेंट के सिलसिले में आपको कोई सवाल मेरे से पूछने हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस है drashwinigoyal drashwinigoel@gmail.com। आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ब्लड रिपोर्ट है जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो रिपोर्ट्स आप हमें भेज सकते हैं। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा रिपोर्ट स्टडी करके आपको जवाब दे दूंगा। और अगर आपके कोई छोटे मोटे क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। सप्ताह भर में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे से सवाल जवाब पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्रीटमेंट बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव इस वीडियो को देखें और उनकी भी अस्थमा की बीमारी खत्म हो जाए तो
यहाँ पे शेयर बटन दिया गया है, शेयर बटन दबाइए, ये लिंक फॉरवर्ड करो, वीडियो फॉरवर्ड करो, ताकि आपके सभी दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरा हर वीडियो आप अच्छे से देख सके तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर एक नॉलेजेबल, हेल्थ से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड अलग अलग तरह के वीडियो बनाता रहता हूं, जिसे आप सुन सकते हैं, नोट्स प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो सबसे पहला काम, बेल बटन, जो नीचे एक बेल नोटिफिकेशन बटन दिया गया है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसको जरूर दबा दे दोस्तों। अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया तो मेरा वीडियो की जानकारी हो सकता है कि आपको इमीडिएटली ना मिले, लेकिन बेल बटन दबाने से आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। सो बस अगले वीडियो तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, गुड नाइट।